यूपीपीएससी 14 में एग्जाम का फ्री ग्रुप हमने बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में दिया गया है। एग्जाम तक फुल फ्री टेस्ट की अपडेट्स वहां मिलेंगी। एग्जाम के लिए हम लोग ऐप पर 25 टेस्ट कंडक्ट करते रहेंगे और इस वीडियो में हम यूपीपीएससी एग्जाम के लिए जीएस बेस्ड एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन कहाँ किस सोर्स से आ रहे हैं ये भी देखेंगे। माय नेम इज अंकित, लेट्स स्टडी। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी बात यहाँ पे सही है, और दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कथन ये है कि एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन द एटम ऑफ वन एलिमेंट डज नॉट टर्न इनटू एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस टाइम पे जो एक एलिमेंट की एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम में नहीं बदलती। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है नॉट पे। दूसरा कथन देखिए, केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं कब एटम ब्रेक डाउन होता है, टूटता है और नए एटम के साथ कनेक्ट होता है तब। तो ये हमारे दो स्टेटमेंट हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। क्या केवल पहला कथन सही है, क्या दूसरा सही है, दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं या दोनों ही बातें यहाँ पे गलत हैं। दोस्तों बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी नया एटम क्रिएट नहीं होता है, ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो होता क्या है फिर, तो सिंपली बस आपको ये ध्यान रखना है कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स जो हैं ये रीअरेंज होते हैं, यानी अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं और ऑब्वियसली बॉन्ड टूटता है, ब्रेक डाउन होता है बॉन्ड और नए एटम के साथ जाकर के कनेक्ट हो जाता है। इस तरीके से हमें प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली बात बिल्कुल गलत है, बिकॉज यहाँ पे कह दिया गया है यहाँ पे पहली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया डज नॉट टर्न। अगर यहाँ पे डज टर्न कहा जाता तभी ये गलत होता। तो ये आप समझ चुके होंगे कि केमिकल रिएक्शन में होता ये है कि एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट में टर्न नहीं होता, सिंपली बस एटम जो है ये रीअरेंज होते हैं। तो इस कारण से पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, क्योंकि दूसरे में कहा गया है कि न्यू एटम फॉर्म होते हैं एटम के टूटने से और एटम के जुड़ने से दूसरे वाले एटम के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे हमारा, फिर ऑप्शन सी, यानी बोथ 1 और 2। दोस्तों अगला सवाल देखिए, ऑक्सीडेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि एक सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन कब होता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ये कहा जा रहा है कि जब ऑक्सीजन बढ़े, दूसरा ये कहा जा रहा है जब ऑक्सीजन घटे, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास जब हाइड्रोजन बढ़ जाए और चौथा है जब हाइड्रोजन घट जाए। तो दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। कई सारे सवाल पास्ट ईयर में यहाँ से पूछे गए हैं। पहला है हमारे पास, पहला टर्म ऑक्सीडेशन और दूसरा टर्म है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण हिंदी में इसे कहते हैं, यानी ऑक्सीजन एटम का जुड़ना। तो जब ऑक्सीजन एटम जुड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दो बात ध्यान रखिए कि ऑक्सीडेशन में एडिशन होता है ऑक्सीजन का और रिमूवल होता है हाइड्रोजन का। ठीक इसके उल्टे रिडक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिमूवल होता है ऑक्सीजन का और एडिशन होता है हाइड्रोजन का। तो और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। रेडॉक्स रिएक्शन पर जब हम बात करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। ऑक्सीडेशन में बेसिकली इलेक्ट्रॉन की कमी देखने को मिलती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। तो फिलहाल बस आप इतना समझिए कि ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी ऑक्सीजन जो है ये बढ़ेगा। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आइए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, बिकॉज पास्ट ईयर में यहाँ से काफ़ी सारे सवाल बने हैं। तो अगेन ये एनसीईआरटी ही है, क्लास 10th की पहला चैप्टर है ये। तो देखिए जो कॉपर पाउडर है, इसका सरफेस जो है बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर पाउडर के सरफेस में कोटेड ये ब्लैक कॉपर सल्फेट की देखने को मिलती है। तो ये ब्लैक सब्सटेंस कैसे बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है कॉपर के साथ और इस कारण से जो कॉपर ऑक्साइड बनती है यही ब्लैक कलर की होती है। तो ये चीज़ आप आयरन के केस में भी देख सकते हैं। जैसे आयरन में भी जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो फिर आयरन ऑक्साइड, जिसे हम लोग लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कोरोजन हो रहा है, जंग लगने की प्रोसेस जो हम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऑक्सीजन की एडिशन होगी तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप रिएक्शन के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है हाइड्रोजन में, तो ये H2O बन रहा है, ठीक। और जो ये बच गया ये ऑब्वियसली इसमें रिडक्शन हो रहा है बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है।
दोस्तों डे टू डे लाइफ में हम कई सारे ऑक्सीडेशन के रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं। पहले तो अभी मैंने आपको कोरोजन का बताया, यानी जंग लगना, जिससे कई सारे यहाँ पे कार बॉडीज, ब्रिजेज, इनमें जंग लग जाने के कारण जो मेटल है ये कोरोइड कर जाती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है ये मॉइस्चर, एसिड, इन चीज़ों का होता है। बिकॉज हवा में जब नमी आती है, बारिश होती है, तो उस टाइम पे जंग लगता है, बिकॉज ऑक्सीजन की मात्रा जो है ये मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं। इसी तरीके के डे टू डे लाइफ में अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन के कारण रेंसिडिटी देखने को मिलती है। रेंसिडिटी का मतलब क्या है? जो टेस्ट और स्मेल खराब हो जाती है फूड मटेरियल की काफ़ी टाइम तक छोड़ देने के बाद। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अगेन यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने को मिल रही है। जब फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो इनमें रेंसिड देखने को मिलती है, रेंसिडिटी देखने को मिलती है, स्मेल, टेस्ट, ये चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो इसके पीछे भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, बहुत अच्छे से आप इसे ध्यान रखिए। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं इनमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, अगेन यहाँ पे रेंसिडिटी से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। दोस्तों नाउ इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। काफ़ी कुछ हमने ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस किया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन के कारण ही एक काली परत देखने को मिलती है सिल्वर में और ग्रीन लेयर देखने को मिलता है कॉपर में। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इस इफेक्ट से बचने के लिए, इस प्रभाव से बचने के लिए, ऑक्सीडेशन से प्रभाव के बचने के लिए ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है चिप के बैग से और नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है। दोस्तों अभी हमने ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को समझा था कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उस टाइम पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और ये मेटल को कोरोइड कर देता है, जंग लगना। और जैसे यहाँ पे ब्लैक लेयर सिल्वर में, ग्रीन लेयर कॉपर में, इस तरीके से अलग अलग मैटर में, अलग अलग मेटल्स में अलग अलग तरीके के ऑक्सीडेशन के प्रभाव देखने को मिलते हैं जो ऑब्वियसली मेटल को ख़राब करते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की अगर बात करें तो इस प्रभाव से बचने के लिए अभी हमने देखा था अलग अलग तरीके के हम उपाय कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है चिप बैग से और नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है। बिकॉज ऑक्सीजन गैस की अगर मात्रा रहेगी तो फिर वही बात रेंसिडिटी देखने को मिलेगी, यानी जो खाने की चीज़ें हैं ये खराब हो जाएंगी। तो इस कारण दोनों ही बातें सही है। तो ऑक्सीडेशन से बचने के और भी तरीके हैं, जैसे पेंटिंग वगैरह हम कर सकते हैं, पेंट कर देते हैं मेटल वगैरह को, ठीक है। और भी है, जैसे एक प्रोसेस और होती है, ये आपने सुना होगा, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, हिंदी में यसद लेपन कहते हैं। तो असल में इसके अंदर भी कोटिंग चढ़ा दी जाती है मेटल के ऊपर ताकि वो चीज़ें जंग ना लगे। सो अगेन यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है? दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। दोस्तों अगला सवाल देखिए, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइम के बारे में आपको पूछा जा रहा है। सो दोस्तों चूने के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे लाइम कहते हैं या फिर विदाउट एक्सटिंग्विश्ड लाइम कहते हैं, यानी बिना बुझा हुआ चूना। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये बनता है वॉल्स में 2-3 डेज के बाद, जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं वॉल्स की, किनके सॉल्यूशन से? एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझे हुए लाइम की सॉल्यूशन से। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि जब हम वॉल में वाइट वॉशिंग करते हैं लाइम के साथ तो उस टाइम पे 2-3 दिनों के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन कौन सी बातें सही है। अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया है। दोस्तों जब हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप को समझते हैं तो इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन काफ़ी प्रमुख होता है, जिसमें दो यहाँ पे एटम हैं ये मिल करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखिए अगर बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये पानी के साथ काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन करता है जिससे स्लेकेड लाइम प्रोड्यूस होता है। स्लेकेड लाइम का क्या मतलब है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल ट्वाइस। तो असल में ये क्विक लाइम है। क्विक लाइम का क्या मतलब है? क्विक लाइम का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसे जब हम पानी में डालते हैं तब यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलती है। किस तरीके की? जिसमें स्लेकेड लाइम यानी CaOH2 फॉर्म होता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो CaO है, CaO, इसे ही क्विक लाइम कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्विक लाइम किसे कहते हैं, तो आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO को। इसका एक और नाम है, इसे विदाउट एक्सटिंग्विश्ड लाइम भी कहते हैं, यानी बिना बुझा हुआ चूना। बिकॉज ये बुझा हुआ नहीं है क्योंकि ये इसे पानी में नहीं डाला गया है, पानी में डालने के बाद ये बुझा हुआ चूना बन जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि बुझा हुआ चूना यानी एक्सटिंग्विश्ड लाइम किसे कहते हैं और विदाउट एक्सटिंग्विश्ड किसे कहते हैं। सो जो CaOH2 है यही एक्सटिंग्विश्ड लाइम है।
फर्दर अगर आप देखें तो जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है CaOH2, यानी CaOH2 का मतलब क्या है, बुझा हुआ चूना, बिकॉज इसे पानी में डाल दिया गया है तो ये बुझा हुआ चूना बन चुका है। इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। तो इस चीज़ को देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट करता है, यानी 2-3 दिन लगते हैं लगभग एयर में। तो इससे क्या होता है, एक थीन लेयर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का दीवारों पर। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, बिकॉज वॉल्स पे कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत देखने को मिलती है, इट इज़ नथिंग बट द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसकी पूरी यहाँ पे रिएक्शन है। आइए अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम कहा जाता है या फिर विदाउट एक्सटिंग्विश लाइम? ये बात गलत है। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम आप कह लें या क्विक लाइम कह लें या फिर विदाउट एक्सटिंग्विश लाइम कह लें, यानी बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये कन्फ्यूजिंग है, देखिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, छोटा सा सवाल है बट यहाँ पे कन्फ्यूजन का स्कोप है। तो CaO को लाइम या फिर विदाउट एक्सटिंग्विश लाइम कहते हैं। तो असल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या लाइम को कहते हैं? नहीं, लाइम को नहीं, डायरेक्टली आप लाइम नहीं बोल सकते। यहाँ पे आपको कहना होगा विदाउट एक्सटिंग्विश्ड, सॉरी यहाँ पे आपको कहना होगा एक्सटिंग्विश्ड लाइम, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बुझा हुआ चूना है। अगला देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड ऑन द वॉल आफ्टर 2-3 डेज आफ्टर वाइट वॉशिंग। तो ये अभी हमने देखा कि बिल्कुल सही बात है, ये रिएक्शन भी हमने समझी, यानी CaOH2 प्लस CO2। तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। तो इस कारण से पहला गलत है और दूसरा बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, यानी ओनली 2। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखिए, काफ़ी आसान है। रेस्पिरेशन यानी जो श्वसन की प्रक्रिया है, यह किस तरीके का रिएक्शन है? क्या ये कम्बिनेशन रिएक्शन है? क्या ये डिकम्पोजिशन है, एक्जोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है? हिंदी में हम कहते हैं संयोजन, यानी जिसमें 2 एटम जुड़ते हैं, वियोजन यानी जिसमें डिकम्पोज होते हैं, तीसरा एक्जोथर्मिक यानी जिससे हीट निकलती है, और चौथा एंडोथर्मिक जिससे हीट अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है। दोस्तों कम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो बर्निंग ऑफ कोल जो है, यानी कोयले का जलना, जिसमें कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी, तो ये ऑब्वियसली चूंकि यहाँ पे चीज़ें जुड़ रही हैं, एटम जुड़ रहे हैं, इसलिए कम्बिनेशन रिएक्शन कहला रहा है, बिकॉज यहाँ पे कंबाइन हो रही हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो वाटर फॉर्म होती है, ये भी कम्बिनेशन रिएक्शन है ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसके बाद अगर बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो देखिए एक्सो का मतलब होता है एक्सटीरियर यानी बाहर की ओर, थर्म का मतलब हीट होता है। तो वैसे रिएक्शन जिससे हीट बाहर निकलती हैं, हीट रिलीज होती हैं, वो एक्सोथर्मिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? नेचुरल गैस का जलना, बिकॉज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं CH4 है यानी मीथेन है, इसमें अगर ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करें तो CO2 प्लस 2H2O बनता है। तो ये इसमें हीट निकल रही है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बहुत सिंपल है, ये काफ़ी अच्छे से आपको क्लैरिटी रखनी है कि हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरीके से जो रेस्पिरेशन है, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसके पीछे ये पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। बिकॉज हमें पता है कि भोजन से हमें एनर्जी मिलती है और डाइजेशन के टाइम पे फूड जो है ये ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस में। जैसे एग्जांपल में अगर आप देखें तो राइस, पोटैटो, ब्रेड, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और हमारी बॉडी में एनर्जी प्रदान करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर एल्केलाइन देन व्हाट कलर इज इट? यानी जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ये ना ही एसिडिक हो, ना ही बेसिक हो, ना ही एल्केलाइन हो, यानी ना ही क्षारीय हो और ना ही अम्लीय। तो किस कलर का होगा? पर्पल का, येलो का, रेड का या ब्लू का? दोस्तों ये क्लास 10th NCERT का चैप्टर 2 है, एसिड, बेसिस एंड साल्ट। यहाँ पे देखिए हमें पता है कि जो एसिड है ये टेस्ट में सोर होते हैं और कलर को चेंज करते हैं। लिटमस पेपर का जो कलर होता है इसे ब्लू से रेड में बदल देते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पे 2 बातें हैं बेसिकली। एक है ABR, यानी एसिड जो है ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, लिटमस के कलर को चेंज कर देते हैं। जबकि जो बेस हैं ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, BRB। इस तरीके से आप एक्रोनिम भी बना सकते हैं, बट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
और बेसेस जो है इनका टेस्ट बिटर होता है और ये कलर को चेंज करते हैं, जैसा कि मैंने बताया रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। नाउ लिटमस क्या होता है, तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, जैसे टर्मरिक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बिकॉज यहाँ पे भी कलर चेंज होता है एसिड और बेस के आधार पे। दोस्तों कई बार यही पूछ लिया जाता है कि लिटमस एक्सट्रैक्ट किस चीज़ से किया जाता है, तो लाइकेन से किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और लिटमस सॉल्यूशन जब एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, तो उस टाइम पे जो लिटमस का कलर है लिटमस सॉल्यूशन का वो पर्पल होगा। तो काफ़ी छोटी सी बात है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पर्पल यानी बैंगनी कलर। अगला सवाल देखिए, अगेन एसिड और बेस के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो टेस्ट है एसिड का ये बिटर होता है, जबकि जो एल्केली की टेस्ट होती है ये सोर होती है। तो ये आई थिंक उल्टा है, अभी हमने देखा था इसे। सो इसे दोबारा देख लीजिए, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट वाइल बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। तो यहाँ पे उल्टा कह दिया गया है, इसलिए पहला गलत है। दूसरा, एसिड ब्लू लिटमस रेड, यानी एसिड जो है ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, जबकि जो बेस हैं ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। तो अभी हमने देखा था ABR, यानी एसिड जो है ये बेस को ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, जबकि जो बेस हैं ये रेड को ब्लू में। तो दूसरा सही है। तीसरा देखिए, बोथ एसिड एंड बेसेस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों दोनों ही एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बिकॉज इनमें आयन्स होता है। तो एसिड से H+ आयन देखने को मिलता है, ऑफन ये कंबाइन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, यानी एक्वस सॉल्यूशन में बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनमें चार्ज पार्टिकल्स हैं। जैसे अगर एसिड की बात करें तो H+ आयन है, और बेसिस की बात करें तो इनमें OH- आयन है, यानी OH नेगेटिव। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज इनमें आयन्स होता है, और आयन्स का मतलब है चार्ज पार्टिकल्स, और जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी ही। तो अभी हमने देखा कि ये पहला कथन गलत है, बाकी दोनों सही हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ओनली 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी सरल है। एसिड्स में क्या प्रेजेंट होता है, तो अभी हमने देखा H+ आयन होता है, इस कारण से हाइड्रोजन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बेसिस में पूछ लिया जाता तो आपको हाइड्रोक्साइड आयन टिक करना है, OH नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द सोप विथ एल्केलाइन नेचर ऑन द टर्मरिक स्टेन ऑन द क्लोथिंग द कलर ऑफ दैट स्पॉट बिकम्स ब्राउन एंड रेड, ये किस कारण से होता है। यानी जब सॉप जिनमें जो कि एल्केलाइन नेचर के होते हैं, यानी बेसिक होते हैं, सॉप की जो pH वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है, तो इनमें स्टेन देखने को मिलता है क्लोथिंग में। तो बेसिकली कपड़ों पे जब हल्दी का दाग लग जाता है और उसे आप साबुन से धोने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे जो धब्बे हैं इनका कलर चेंज हो जाता है, ये ब्राउन और रेड कलर के हो जाते हैं। ये किस कारण से होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। क्योंकि सॉप में एसिडिक इफेक्ट देखने को मिलता है, और दूसरा ये कहा जा रहा है सॉप मिक्स टर्मरिक, यानी टर्मरिक के साथ मिलते हैं और एसिडिक नेचर देखने को मिलता है। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। और चौथा कि टर्मरिक का जो नेचर है ये एल्केलाइन है। हिंदी में भी आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि साबुन जब हल्दी से मिलता है तो अम्लीय प्रभाव यानी एसिडिक इफेक्ट को उत्पन्न करता है। दूसरा ये है कि जब साबुन हल्दी से मिलता है तो उस टाइम पे जो अम्लीय प्रकृति है इसे ही उदासीन कर देता है, यानी खत्म कर देता है। तीसरा, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, यानी नेचुरल इंडिकेटर है। और चौथा, जो हल्दी है इसकी नेचर ही इसकी क्षारकीय है, यानी बेसिक है। सो दोस्तों यहीं पे जब हमने डिस्कस किया था कि लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है और टर्मरिक भी एक तरीके का लिटमस ही है, यानी क्योंकि ये नेचुरल इंडिकेटर है। तो हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। सो बेसिकली लिटमस होने के कारण, यानी नेचुरल इंडिकेटर होने के कारण क्या देखने को मिलता है, अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्लोथेज जो हैं, क्लोथेज में जो दाग लगे हैं, जो स्टेन्स हैं, इनका कलर चेंज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल इंडिकेटर है ना, इस वजह से लिटमस का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और हमें पता है कि लिटमस का काम है ये एसिड या बेस के कलर को चेंज कर देता है। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ऑप्शन सी। दोस्तों ये हमारे साइंस सेक्शन का आखिरी सवाल है। ह्यूमन एब्डोमेन के बारे में पूछा जा रहा है, यानी मानव उदर के बारे में, पेट के बारे में। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि जो ह्यूमन एब्डोमिनल है इनमें सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है हमारा। दूसरा ये है कि इन डाइजेशन के टाइम पे जो है ये ह्यूमन एब्डोमेन से काफ़ी सारा एसिड निकलता है जिससे इरिटेशन होती है एब्डोमेन में। कौन सी बातें यहाँ पे सही हैं?
तो दोस्तों देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। ये हमारे ह्यूमन एब्डोमेन से नहीं निकलती, बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने को मिलती है। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है। और इनडाइजेशन के टाइम पे ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज इनडाइजेशन होता है ज़्यादा खाना खाने से कई बार, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड, एक्सेस एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है एब्डोमेन के द्वारा, जिस कारण से इरिटेशन और ऑब्वियसली एंजाइटी और बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कौन सी बातें यहाँ पे सही हैं? पहला गलत है, दूसरा सही है। इस कारण हमारा सही आंसर बनता है ऑप्शन बी, ओनली 2। दोस्तों नाउ पॉलिटी सेक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला सवाल है। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको इन वर्ड्स को सीक्वेंस में अरेंज करना है जिस तरीके से ये प्रीएम्बल में दिए गए हैं। तो पहला है यहाँ पे सोशलिस्ट, दूसरा है डेमोक्रेटिक, तीसरा सोवरेन और चौथा सेक्युलर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, जिसमें आपको प्रीएम्बल के जो की टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं, उन्हें अरेंज करना होता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रीएम्बल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कौन से वर्ड पहले हैं, कौन से बाद में हैं, इस तरीके की क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। दोस्तों अगर बात करें प्रीएम्बल की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी के द्वारा यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से, जो कि आगे चल के हमारा प्रीएम्बल बनता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रीएम्बल की अगर टेक्स्ट की बात करें तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, जिससे साबित होता है कि डेमोक्रेसी है, यानी जनता के हाथों में यहाँ पे पावर देखने को मिलती हैं। और टर्म कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला की टर्म है यहाँ पे सॉवरेन यानी सार्वभौम। इसके बाद समाजवाद यानी सोशलिस्ट देखने को मिलेगा। फिर सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट, कि हमारे प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ है, यानी संशोधन, बदलाव हुआ है। कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में केवल एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है यानी, तो ऑब्वियसली आंसर होगा यस। क्या कभी किया गया है? तो आंसर है यस, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और कौन कौन से वर्ड जोड़े गए हैं? तो एक्रोनिम है या निमोनिक आप कह लें, SIS, इसे आप याद रख सकते हैं। कौन कौन से 3 वर्ड हैं यहाँ पे? 3 जो वर्ड हैं वो ये हैं, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी और सेक्युलर। सो दोस्तों अभी हमने देखा कौन कौन से वर्ड हैं। सबसे पहले सोवरेन है, इसके बाद सोशलिस्ट, फिर आता है सेक्युलर और इसके बाद डेमोक्रेटिक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव द राइट टू मेक द इंडियन पार्लियामेंट अ न्यू स्टेट, यानी किस आर्टिकल्स के तहत, किस प्रोविज़न के तहत इंडियन पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कि वो न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकती है। ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 1, 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, जिसमें से जो पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करता है, जिसमें से हमारे संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, जो फर्स्ट आर्टिकल है, वो ये कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे नेम और टेरिटरी ऑफ यूनियन की बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। ये टर्म अपने आप में बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अगर बात करें सेकेंड आर्टिकल की, तो न्यू स्टेट के एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। न्यू स्टेट को जब एडमिट करना है या फिर इस्टेब्लिश करना है, तो ये पावर भी अगेन पार्लियामेंट के पास है और इस पावर का यूटिलाइजेशन आर्टिकल 2 के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 3 की बात करें तो न्यू स्टेट का फॉर्मेशन, एरिया को अल्टर करना यानी चेंज करना, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बढ़ाना या घटाना, किसी भी स्टेट के नाम को बदलना, ये जो चीज़ें हैं ये आर्टिकल 3 के अंदर देखने को मिलेंगी। तो आर्टिकल 2 और 3 के बीच बहुत अच्छे से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। दोस्तों चूंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए थोड़ा डिटेल से समझ लीजिए आर्टिकल 2 और 3 के बीच के डिफरेंस को। देखिए आर्टिकल 2 जो है ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, पहला एडमिट और दूसरा इस्टेब्लिश, यानी न्यू स्टेट को एडमिट कर सकती है या फिर इस्टेब्लिश कर सकती है आर्टिकल 2 में। तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमें पता है कि कुछ जो आज के डेट में हमारे स्टेट्स हैं वो पहले यूनियन टेरिटरीज थे। जैसे मान लीजिए मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, कई सारे जो हमारे आज की डेट में स्टेट्स हैं ये पहले यूनियन टेरिटरी थे। तो इन्हें स्टेट हुड का दर्जा किस आर्टिकल के थ्रू मिला होगा? आर्टिकल 2 के तहत। क्यों? क्योंकि ये एडमिट और इस्टेब्लिशमेंट की बात है, जबकि आर्टिकल 3 में क्या होता है? एडजस्टमेंट की बात की जाती है और फॉर्मेशन की।
सो अगर किसी न्यू स्टेट को फॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो उस टाइम पे ये जो फॉर्मेशन हुई स्टेट की, ये आर्टिकल 3 के तहत देखने को मिली होगी। तो बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, जब फॉर्मेशन की बात आएगी तो आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर है न्यू स्टेट के फॉर्मेशन की बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, 2000 में 3 स्टेट्स सेपरेट हुए हैं। तो इस तरीके से फॉर्म ऑफ न्यू स्टेट जब फॉर्म होती है टेरिटरी को सेपरेट करके, तो ये आर्टिकल 3 के तहत देखने को मिलता है। सो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन कौन से जो वर्ड है ये हमारे प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़े गए हैं? सोशलिज्म, रूल ऑफ विलेजर्स टू सम एक्सटेंट, सेक्युलरिज्म या फिर डोमिनेटेड डोमिनेंस। बताना है आपको इनमें से कौन कौन से। ऑप्शन देख लेते हैं। सो ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 3, दूसरा ऑप्शन है 1 and 3, ऑप्शन सी है 1, 2 and 4 और चौथा ऑप्शन है 2, 3 and 4। सो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए आपको याद रखना है SIS, यानी सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर। तो सोशलिज्म है जी, बिल्कुल ये ऐड किया गया है। और तीसरा सेक्युलर अगर हम देखें तो ये भी ऐड किया गया। इसके अलावा इंटीग्रिटी है जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट में हमारे नहीं है, तो इस कारण से, और ऑब्वियसली 2 और 4 नहीं ऐड किया गया बिकॉज 3 ही वर्ड यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो 1 and 3 बनता है। सो ऑप्शन बी 1 and 3 इज करेक्ट हियर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद आसान सवाल है। इंडिया एक रिपब्लिक है, इसका क्या मतलब है? सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि प्रत्येक केस में जो लास्ट राइट है ये पब्लिक के साथ है। क्या ये मतलब है रिपब्लिक होने का? दूसरा ऑप्शन है कि इंडिया में कोई पार्लियामेंट्री रूल नहीं है, यही बताता है रिपब्लिक को। तीसरा यह है कि इंडिया में कोई हेरिडिटरी रूल नहीं है, यानी वंशानुगत शासन नहीं देखने को मिलती, राजा के बाद राजा का बेटा या राजा की हेरिडिटी के द्वारा यहाँ पे रूल नहीं किया जाता, इसलिए इंडिया रिपब्लिक है। और चौथा ऑप्शन ये कहता है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, इसलिए इंडिया रिपब्लिक है। दोस्तों भारत एक गणतंत्र है, इंडिया एक रिपब्लिक है, इसका मतलब ये है कि इंडिया में हेरिडिटरी रूल नहीं है। हेरिडिटरी रूल नहीं होने का मतलब ये है कि अगर कोई राजा या क्वीन है तो उनके बाद उनकी हेरिडिटी के द्वारा ही रूल नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो देखने को मिलता है कि जैसे अगर हम हिस्ट्री में एग्जाम्पल देखें तो डायनेस्टिक किंग के द्वारा रूल देखने को मिलता है कि किंग है, इसके बाद उसके वंश के द्वारा शासन किया जाएगा। बट इंडिया में ऑब्वियसली हेरिडिटरी रूल नहीं है, इसका मतलब है कि इंडिया एक रिपब्लिक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टू इंश्योर ऑल इट्स सिटीजन, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है ये सिटीजन्स को क्या इंश्योर करना है? पहला है हमारे पास सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, दूसरा है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, तीसरा है इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता, और चौथा है पर्सन की रेप्यूटेशन यानी सम्मान, गरिमा, डिग्निटी। दोस्तों अगर बात करें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की, तो ये आप अगर आपको प्रियम्बल याद है तो आपको पता होगा 3 तरीके की जस्टिस की बात की गई है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसी तरीके से हमारे DPSP का भी मेन जो उद्देश्य है वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करना है। ये डायरेक्ट सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करने की बात DPSP प्रियम्बल में देखने को मिलती है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है थ्रू फंडामेंटल राइट्स। किस फंडामेंटल राइट में, किस आर्टिकल के तहत, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तीसरा देखिए इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। जब हम बात करें आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्विलिटी की, तो इसी के तहत राइट इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलती है कि स्टेट जो है ये इंश्योर करेगा कि सबको अवसर की समानता मिले। इसी तरीके से पर्सन रेप्यूटेशन, ये भी आर्टिकल 21 के अंदर शामिल है। देखिए आर्टिकल 21 एक ब्रॉड आर्टिकल है, बहुत सारे जैसे गरिमा के साथ जीवन जीना, डिसेंट एयर, डिसेंट एनवायरनमेंट, कई सारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स शामिल हैं आर्टिकल 21 के तहत। तो इस तरीके से ये चारों ही चीज़ें इंश्योर की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज़ कॉस्मिक यूनिवर्सलिटी बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस। इंडिया में कॉस्मिक यूनिवर्सलिटी देखने को मिलती है, यानी यूनिवर्सलिटी का मतलब ये है कि जो आइडियाज़ हैं ये कॉस्मिक यूनिवर्सल के हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रियम्बल शुरू होता है। तो अभी हमने प्रियम्बल को कवर किया था, देखा था प्रियम्बल के विषय में कि प्रियम्बल स्टार्ट किस तरीके से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग।
तो यहीं से साबित होता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, जनता के द्वारा ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो कौन सा वर्ड है, ऑप्शन देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक इंडिया वर्ड, पब्लिक डेमोक्रेसी वर्ड्स, पब्लिक डेमोक्रेसी वर्ड्स, या फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन प्रीएम्बल के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आइए फिर देखते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन ये है, द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड इन 1950। तो स्टार्टिंग से ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे जो प्रीएम्बल है इनमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं शामिल थे इनिशियली। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो एबव वर्ड हैं, जो वर्ड अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर की, ये वर्ड्स अमेंडमेंट करके 1977 में जोड़े गए हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि जो उपयुक्त वर्ड्स हैं ये अमेंडमेंट करके 1985 में जोड़े गए हैं। और चौथा ऑप्शन ये है कि जो एबव वर्ड है ये हमारे प्रीएम्बल का पार्ट ही नहीं है। तो अभी हमने कवर किया था प्रीएम्बल के विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है 42nd अमेंडमेंट के बारे में। तो जो हमारे प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट किया गया है, इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर। तो डेफिनेटली सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड हमारे प्रीएम्बल में इनिशियली नहीं थे, बल्कि 1976 में जोड़े गए हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं, किसी भी ऑप्शन में 1976 की बात नहीं की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन देखिए प्रीएम्बल के बारे में पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो ऑब्जेक्टिव प्रपोजल है ये पंडित नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया और यही फाइनली प्रीएम्बल बनता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो प्रीएम्बल का नेचर है ये जस्टिफाइड नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि अमेंड नहीं किया जा सकता प्रीएम्बल को। और चौथा यह है कि इट कैन नॉट कैंसिल द स्पेशल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी स्पेशल प्रोविजन को नहीं कैंसिल किया जा सकता प्रीएम्बल के द्वारा। दोस्तों अगर बात करें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, तो मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946, डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रस्तुत की जाती है ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, यानी उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि आगे चलकर प्रीएम्बल बनता है। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। अगर सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो इट्स नेचर इज़ नॉट जस्टिफाइड, इसका क्या मतलब है? देखिए 2 तरीके के यहाँ पे राइट्स देखने को मिलते हैं। पहला जस्टिफिएबल और दूसरा नॉन जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो ये जस्टिसिएबल है। अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए ये जस्टिसिएबल है। लेकिन अगर हम बात करें डीपीएसपी की या फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो ये जस्टिसिएबल नहीं है, बिकॉज इनके वायलेशन पर आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते। इसी तरीके से प्रीएम्बल का भी जो नेचर है ये नॉन जस्टिसिएबल का है। तीसरा देखिए, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो अभी हमने देखा कि अमेंडमेंट किया जा सकता है, इनफैक्ट किया भी गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो तीसरा तो गलत है। चौथा स्टेटमेंट देखिए, इट कैन नॉट कैंसल द स्पेशल प्रोविजन। तो ये बात देखिए बिल्कुल सही है। स्पेशल प्रोविजन यानी बेसिक स्ट्रक्चर, तो हमें पता है बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं किया जा सकता। तो इस कारण से अगर थर्ड को भी आप एलिमिनेट करते हैं तो 2 ऑप्शन हट जाते हैं। इसके बाद 4 भी सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओनली 1, 2 एंड 4। दोस्तों नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1950, सो ये एक्चुअली 26 जनवरी 1950 होगा, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कब किया गया, लागू कब किया गया है? व्हेन डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑब्वियसली 26 जनवरी 1950 है। लेकिन जब एडॉप्ट की बात आई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया, तो उस टाइम पे 26 नवंबर 1949 आपको ध्यान रखना है। तो उस टाइम पे कहा जा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? डेमोक्रेटिक था, सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, या फिर सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। तो देखिए अगर प्रीएम्बल की ही हम बात करें तो हमें पता है कि सेक्युलर वर्ड इनिशियली नहीं था, बल्कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। तो इन्हें हम अपने ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे। और सोवरेन ऑब्वियसली हमारा इनिशियली प्रीएम्बल में सोवरेन वर्ड था, सार्वभौम वर्ड बिल्कुल था, डेमोक्रेटिक भी था, रिपब्लिक भी था। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप एलिमिनेशन के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा दूं, हमने SIS 3 वर्ड देखा है यहाँ पे, जो कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। कौन कौन सा है? सेक्युलर है, सोशलिस्ट है और इंटीग्रिटी है। ये 3 वर्ड हैं। सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे अप टू यूपी PCS प्रीलिम्स। एक्सप्लेनेशन की फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ज्वाइन आवर ग्रुप फॉर लेटेस्ट अपडेट।